हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है अपना आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब जो मानव जीवन है, अपन ने पहले अध्याय पढ़ा था कि उसका जीवन आखेट मतलब वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, और खाद्य संग्रह मतलब वो जड़ी बूटियों और जंगली जो उत्पाद थे उनके ऊपर निर्भर था और घुमक्कड़ जीवन जीता था। अब वह आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक मतलब खेती तक उसने एक जगह स्थिर रहना शुरू कर दिया, और उसने खेती बाड़ी करके और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करना चालू कर दिया था। तो हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 2। शुरू करते हैं आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कई सारे कारण थे इधर उधर घूमने के, जिसमें से हम कुछ कारण पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो इस उपमहाद्वीप के बीच में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इन नामों से पुकारा जाता था। वे भोजन के लिए वो शिकार पर निर्भर करते थे, और वो खाद्य संग्रह मतलब वो जंगल से जो उत्पाद होता था, जंगली उत्पाद होता था, उन पर निर्भर होते थे, उनको खाने पीने के लिए इकट्ठा करते थे, और इन्हीं वजह से उनको जो है आखेटक का नाम दिया गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, और फल और मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे भाई, वो एक जगह स्थिर नहीं होते थे, तो जो कई सारे कारण थे कि वो शिकार करते थे, तो शिकार का पीछा करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। फिर वहीं पर ही उस शिकार को मतलब शिकार उसका जानवर का शिकार करके वहीं पर वो जब तक वो शिकार खत्म नहीं होता था तो तब तक वो वहीं पर ही जीवन यापन करते थे। बाद में फिर वो अगले शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जल जाते थे। दूसरा कारण था मौसम परिवर्तन। ठीक है, जैसे कई बार पानी की कमी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह के हम कुछ कारण पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन से कारण है। तो देखो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हो गया कि वो जब एक जगह रहते थे तो वहाँ पर खाद्य सामग्री की कमी आ जाती थी, इस वजह से वो क्या है कि दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण ये हो गया कि जब जानवर जो है अपने चारे की तलाश में जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उन जानवरों को शिकार करने के लिए भी इनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा कारण देखते हैं हम कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, इसलिए पानी की तलाश में कई जगह बारिश जो है कि गर्मियों के मौसम में जो है पानी की कमी आ जाती थी, जलाशय सूख जाते थे। इस कारण वो पानी की तलाश में भी इधर से उधर अपना आपको ले जाते थे। तो पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो देखते हैं हम, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो आज हमने कारण पढ़े कि आखेटक समुदाय जो था या आखेट खाद्य संग्रह जो समूह था वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता था, क्या कारण थे इसे। तो हमने इसके 4 कारण, प्रमुख कारण पढ़ लिए। अब देखो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हमें ऐसी कौन सी जानकारी है, ऐसी कौन से साक्ष्य है जिससे हमें आरंभिक जो मानव है उसकी जानकारी मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। मैंने कहा तो पुरातत्व साक्ष्य मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जिससे जानवरों की हड्डियां हो गई, उनके द्वारा बनाए गए उपकरण औजार है,
इनके जली हुई लकड़ियों के अवशेष है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है और उनके माध्यम से हम उस समुदाय के बारे में पता करते हैं। तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो आगे देखते हैं, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने में भी किया जाता था। तो जब हम जिस समय से हमें पत्थर के औजार मिलते हैं उस काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और पत्थरों का उपयोग जब किया जाता था तो उसको किस नाम जानते थे? पाषाण काल के नाम से जानते थे। और इन्हीं के माध्यम से हम जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के उस समय के मानव की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, ये कुछ औजार है जिनके बारे में देखते हैं हम कि पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो देखो, ये जो है, ये वाला औजार जो है वस्त्रों को सिलने के लिए, और ये जो औजार है ये जड़ों को खोदने के लिए उपयोग में किया जाता था। आगे देखते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना, कि कैसे जो ये समुदाय है वो जो घुमक्कड़ जीवन जीता था उसने एक जगह रहने के लिए कैसे उसको जगह निर्धारित की उसने एक जगह रहने के लिए। तो देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातन स्थल है जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो देखो, मैप में देखते हैं लाल चित्र वाले, जैसे देखो आपको दिखा दूँ मैं, भीमबेटका है, कुरनूल की गुफाएं है, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में, एक कुरनूल की गुफाएं है, ठीक है। तो ये सारी जो ये स्थान है ये हमें क्या क्या बताते हैं कि इन स्थानों पर जो है खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक रहते थे। तो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये मानचित्र देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो जितने भी कुरनूल की गुफाएं हैं ये लाल रंग से प्रदर्शित कर रखी है, और इनका जो काल है वो भी निर्धारित किया जा रहा है। देखो, पूरा पाषाणिक काल पूरा स्थल है वो ऑरेंज कलर में है, सॉरी लाल कलर में है। इसके साथ ही जो नीले कलर में जो बॉक्स है उसमें नवपाषाण पुरा स्थल पाए जाते हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो उसमें महापाषाणिक पुरा स्थल बताए गए हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। कुछ शैल चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे देखो जानवर का पीछा करते हुए एक मानव का चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो देखो, ये नर्मदा घाटी का चित्र है कि भीमबेटका गुफाओं से मिला हुआ चित्र है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास बनी हुई है। तो कुछ गुफाएं देखो, हम देखते हैं इस तरह से यहाँ पे चित्र बने हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं पूरा स्थल क्या होता है। जो आर्कियोलॉजी साइट जिसे अपन बोलते हैं पूरा स्थल के नाम से, तो पूरा स्थल किसे कहा जाता है? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। और इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो हम इतना जानते हैं कि जो उस स्थान कहते हैं जहाँ पर हमें जो है आदि मानव के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं, चाहे औजार हो चाहे बर्तन हो, ऐसी जगह, ऐसी वस्तुएं जहाँ पर मिलती है वो जगह क्या कहलाती है? पूरा स्थल कहलाती है। अब बता आग की खोज। तो देखो, आग की खोज के सर्वप्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? तो कुरनूल की गुफाएं। कहाँ से मिलते हैं? कुरनूल की गुफाओं से मिलते हैं। तो देखते हैं हम कि कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे रोशनी के लिए, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, मांस को भूनने के लिए आदि। तो जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता था। देखो, नाम और तिथियाँ। तो इसको पढ़ते हैं नाम और तिथियों के बारे में। तो देखो,
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। जो शुरुआत का काल था वो क्या कहलाता था? पुरापाषाण काल। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। और पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। तो आपसे पूछा जाए पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या है, तो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले माना जाता था। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास को लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जो मानव है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी, तो 99% जो घटनाएं हैं मानव उत्पत्ति वो किस काल में होती है? पुरापाषाण काल में होती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, जिसमें पर्यावरण बदलाव हुए हैं, जिसमें जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है। वो काल हमें कौन सा मिलता है? मेसोलिथिक। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, मतलब कहते हैं कि अपडेटेड वर्जन थे। जो औजार थे पहले इतने नुकीले नहीं मिलते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के जो औजार है बहुत छोटे और नुकीले मिलने लगे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10 साल से पहले होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। मतलब 10 साल पहले जो काल स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्याय में, तो इसको छोड़ते हैं आगे। अब देखो, बदलती हुई जलवायु। जब शुरुआत में मानव की उत्पत्ति, उसके बाद जो सबसे पहले जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। उस जलवायु परिवर्तन से क्या चेंज आया है मानव जीवन में। तो देखो, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो उन घास को खाकर जिंदा रहते थे। आगे देखते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। जब गर्मी बढ़ने लगी तो घास के मैदान बनने लगे और उन घास के मैदानों में जो पशुओं का आहार घास होता है उन पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। और मनुष्य ने क्या किया? इनके प्रजनन के बारे में जानकारी प्राप्त की और इनको पालना शुरू कर दिया अपने आवश्यकता के अनुसार। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखो, जैसे इन्होंने पशुपालन शुरू किया वैसे खेती भी इन्होंने शुरू कर दी। तो देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई वो पढ़ते हैं हम। तो देखो, खेती और पशुपालन में देखो कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। और शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। तो हम पढ़ते हैं, गेहूं, जौ और धान जैसे जो अनाज है प्राकृतिक रूप से ये अपने आप उगने लगे। और जो इनको खाने के लिए जो है महिला और बच्चों ने इनको या पुरुषों ने इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और साथ ही वे भी ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। तो अब कृषक बन गए तो इन्होंने जो है खेती करना शुरू कर दिया। और खेती करने से क्या होता है कि ये एक जगह स्थिर रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहले ये खाने के लिए जानवरों पर निर्भर रहते थे, जंगली जो उत्पाद होते थे उन पर निर्भर रहते थे। अब ये खुद से ही भोजन का उत्पादन करने लगे हैं। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो कहते हैं कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो वो कौन था? कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो देखो, बसने की प्रक्रिया, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। भाई लोगों ने जो है जानवरों की देखभाल करना और जो अनाज को उगाना, ये
क्या कहलाता था, बसने की प्रक्रिया। वो एक जगह स्थिर, मतलब जानवरों को बार बार ले जा नहीं सकते थे कहीं पर भी, तो उन्होंने जानवरों को एक जगह पालना स्टार्ट किया और साथ में उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। वो कृषक बन गए और पशुपालन का उन्होंने कार्य किया। अपनाए गए अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते और उदाहरण के लिए आमतौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिन्हें बीमार होने की संभावना कम हो। ऐसे जानवरों को चयन करते थे वो जो जानवर बीमार कम होते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें में बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें मानव के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और उनकी आबादी बढ़ाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखो तो ये देखते हैं हम कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू जानवर का है। तो देखो इसमें देखते हैं कि छोटा वाला है वो पालतू जानवर का है, जो बड़ा वाला है वो जंगली सुअर का है। अभी हमें बताया थोड़ी देर पहले कि जो पालतू जानवर होते थे उनके जो दांत होते थे वो जंगली जानवरों से छोटे होते थे। तो देखो बसने की प्रक्रिया आगे देखते हैं कि बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन पहले जो मानव ने सबसे पहले जो फसल उगाई वो कौन सी थी, गेहूं और जौ थे। उसी तरह उसने सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को बनाया। मतलब उन्होंने जो सबसे पहले जो पालतू बनाया कुत्ते को बनाया, उसके बाद भेड़ बकरी को उसने पालतू बनाया। एक नई जीवन शैली। तो देखो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। तो देखो एक नई जीवन शैली, आदि मानव के लाइफ में एक नई जीवन शैली उत्पन्न होती है और उत्पन्न क्या होती है कि तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब तक लोग पौधों को उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो इनके जीवन में एक नए जीवन शैली उत्पन्न हुई है। मतलब ये जो है घुमक्कड़ जीवन से स्थिर जीवन इनका जीना प्रारंभ हो गया। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो मानव जीवन ने एक जगह रहना स्टार्ट क्यों किया, कैसे किया। तो यही कारण थे कि वो जब खेती करता था तो वो एक जगह, उसको खेती को पकने में टाइम लगता था, खेती को तैयार होने में, जो फसल है उसको तैयार होने में समय लगता था, तो उसको एक जगह रखना पड़ता था। बाद में वो उन फसलों के बीजों को अगले साल बोने के लिए, उगाने के लिए भी स्टोर करता था और साथ में वो खाने के लिए भी स्टोर करता था। तो उसको भंडारण की जरूरत पड़ती थी, इसलिए इतने सारे अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकता था। इसलिए उसने क्या किया, एक जगह स्थिर रहना शुरू कर दिया। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। आगे देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। वे जानवर क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार है उनके लिए। देखो जानवर बच्चे देते हैं जिसमें उनकी संख्या बढ़ती है। तो देखो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे है, तो अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि चलते फिरते क्या है, खाद्य भंडार है, जो क्या है एक जीव के रूप में है। और ये घूमते फिरते, इनको चारा खिलाते रहो और साथ में इनकी देखभाल करते रहो, तो ये हमें साथ में इनके प्रजनन से इनकी संख्या भी बढ़ती है और इनसे हमें दूध वगैरह, मांस वगैरह भी मिलता है। तो देखो जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आगे देखते हैं कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो हम पढ़ते हैं कि
प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप। तो देखो पृष्ठ संख्या 13 में मानचित्र 2 अभी देखते हैं। मानचित्र 2, हाँ, तो देखते हैं हम कि उपमहाद्वीप में पाए गए कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, या फिर वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर तो देखते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कहाँ पे, कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो कश्मीर में जो हमें सभ्यता मिलती है वहाँ पर हमें गड्ढों के नीचे जो घर बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा, मतलब इनसे क्या होता था, ठंड के मौसम में, कश्मीर क्या है थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर क्या है, ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, क्योंकि जानवरों से सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, झोपड़ी के दोनों ओर, जिधर से झोपड़ी के अंदर जाया जाता था दोनों तरफ दरवाजे होते थे, तो वहाँ पर आग जलाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे और जानवरों से रक्षा भी करते होंगे। आगे देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश छिड़ाई जाती है। तो हमें क्या है, यहाँ से जो नवपाषाण काल से क्या है, पॉलिश वाले जो औजार है वो मिले हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश छिड़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों में से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो कुछ उस समय के नवपाषाणिक औजार थे जिनमें पॉलिश छिड़ाई जाती थी, पॉलिशदार औजार मिले हैं। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। आगे देखते हैं, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो कहते हैं कि एक जगह ये पूरा परिवर्तन एक जगह नहीं हुआ था। कई जगह के लोग फिर भी खाद्य संग्रह की थे और कई जगह लोगों ने स्थिर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है। ये वर्तमान में जो सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तो सबसे पहले जो खेती बाड़ी के अवशेष है कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान में वर्तमान में है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली है और इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं।
प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे होते हैं। तो मेरे घर से हमें ऐसी कब्रें मिली है जिसमें क्या है, मृतकों के साथ कुछ सामान बर्तन भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो बकरी मृतक के साथ, शव के साथ बकरी को दफनाने के अक्षर कहाँ से मिलते हैं? हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। संभवतः इसे परलोक में इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो देखो इस तरह की कब्र मिली है जिसमें बकरी और मनुष्य की दोनों एक ही कब्र में दफनाए गए। तो इसका मतलब ये क्या, जो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, साथ में ये जो है परलोक में भी विश्वास करते थे। अगला देखो फ्रांस की गुफा। तो फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, जो कि यूरोप में है और यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे और इनमें कई जानवरों के चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर और बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता था। आगे देखते हैं एक नवपाषाणिक पुरास्थल। तो एटलस में तुर्की ढूंढो, मतलब एटलस में जो तुर्की देखते हैं, मध्य एशियाई जो कंट्री है तुर्की। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। ये जगह एक मतलब जो चताल युग नामक जो नवपाषाणिक स्थल है वो कहाँ पे है? तुर्की में है। और ये दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग भी किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है जो देख लेते हैं। तो देखो मध्य पाषाण युग कब से कब तक माना जाता है? तो 12,000 से 10,000 साल पहले का काल जो है मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। बसने की प्रक्रिया जो लगभग 12,000 साल पहले थी, मतलब जो लोग एक जगह स्थिर जीवन जीना शुरू किया था। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। तो आज हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो लेके आएंगे अगला लेसन। आज के लिए इतना ही, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हम कुछ ही दिनों में जो 6th क्लास के एनसीईआरटी खत्म करने के बाद 7th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। मतलब हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, और जैसे हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है तो हम इसके बाद जो बुक्स है विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इनको कंप्लीट करेंगे और इसके आंसर राइटिंग भी लगाएंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा आपके जो एनसीईआरटी बेस होते हैं, जैसे 6th क्लास के एनसीईआरटी बेस जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।